नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रातों रात बदल दिया नियम। सिर्फ 14,000 करोड़ से नहीं, ईवीएम का खेल भी बिहार चुनाव में खूब चला। खबर में आगे जिक्र होगा कि एनडीए में शपथ से पहले भयंकर पेंच, 3 घंटे की मैराथन बैठक में शाह नड्डा हुए नरम, ललन संजय पर भड़के नीतीश। आगे आपको बताएंगे कि बिहार कांग्रेस ने 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा, 3 दिनों में मांगा जवाब। इस कारण की कार्रवाई आपको बताएंगे। आगे जिक्र होगा कि 12 राज्यों के एसआईआर पर राहुल खड़गे की बैठक, कहा चुनाव आयोग साबित करे कि वो बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा महाराष्ट्र का महायुति का बड़ा ऐलान, भाजपा शिवसेना राकांपा मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव, जिसके बाद खत्म हो गई है अटकलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रातों रात बदल दिया नियम। सिर्फ 14,000 करोड़ से नहीं, ईवीएम का खेल भी बिहार चुनाव में खूब चला। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में बीजेपी के 90% स्ट्राइक रेट ने न सिर्फ पूरे देश को चौंकाया, बल्कि चुनाव आयोग और बीजेपी पर सरेआम मिलीभगत का बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि रातों रात बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए ज्ञानेश कुमार जी ने नियमों को बदलकर बड़ा खेल कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर ईवीएम में बहुत बड़ी छेड़छाड़ से जुड़े कई बड़े दावे सामने आए हैं, जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। और न सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी का विभाग सवालों के घेरे में है, बल्कि खुद ज्ञानेश कुमार जी नियमों को बदलने को लेकर बुरा फंसते हुए हैं। ज्ञानेश कुमार पर कैसे रातों रात नियम बदलकर बीजेपी को जिताने का आरोप लगा है और बिहार चुनाव में ईवीएम को लेकर कौन सा बड़ा दाव सामने आया है, ये हम आपको अब बता दें दोस्तों कि बिहार चुनाव के रिजल्ट के एक और जहां एनडीए नई सरकार के गठन की तैयारियों में बिजी है, तो विपक्ष हार की वजहों को तलाशने में जुटा है और एक के बाद एक भयंकर खुलासों का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आरजेडी के एक सीनियर नेता जगदानंद सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि जब तक पोस्टल बैलेट खुले तो आरजेडी जीत रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की बारी आई तुरंत एनडीए को बढ़त मिल गई। जगदानंद का दावा है कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट मौजूद थे और ऐसे में आरजेडी को जो 25 सीटें मिली हैं वो बहुत है। आपको बता दें कि एक और जगदानंद का इतना भयंकर आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर 1,22,400 वोट की एक नई कहानी सामने आई है। जब चुनाव का फर्स्ट राउंड हुआ था तो कांग्रेस ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट जारी कर दावा किया था कि बीजेपी के फर्स्ट राउंड में 15 में से 12 मंत्री हार गए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये सभी मंत्री भारी बहुमत से जीते। और इतना ही नहीं, एनडीए के जीते कई ऐसे मंत्री हैं जिनको वोट 1,22,400 के आसपास मिले हैं। एक और ये 3-4 मंत्रियों के हैं और ऐसे में इन आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का दावा है कि ये सब कुछ ईवीएम में छेड़छाड़ से संभव हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अब सामने आ रहे हैं जिसमें कमरा बंद करके ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुपौल से कांग्रेस प्रत्याशी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कमरा बंद करके ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए में शपथ से पहले भयंकर पेंच, 3 घंटे की मैराथन बैठक में शाह नड्डा हुए नरम, ललन संजय पर भड़के नीतीश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में एनडीए की जीत के बाद भी नीतीश कुमार और पीएम मोदी में भयंकर पेच फंस गया है। अभी तक जो एनडीए के लोग बहुत तेज से ऑल इज वेल की रट लगा रहे थे, अब वही कहने लगे हैं कि नेता कर रहे हैं, हल्का फुल्का गतिरोध है, सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अंदर खाने से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार में फुल एक्शन आ चुके हैं और उन्होंने न सिर्फ दिखावटी सीएम बनने से इनकार कर दिया है, बल्कि अपनी नीतियों पर बिहार चलाने का संदेश पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को भिजवा दिया है। इसको लेकर न सिर्फ हड़कंप मचा, बल्कि रातों रात संजय झा और ललन सिंह विशेष प्लेन से दिल्ली बुलाए गए। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद नड्डा और शाह आखिर में नीतीश की बात मानने पर मजबूर हुए और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने का फैसला ले लिया गया। क्यों अचानक नीतीश कुमार में ये एक्शन आए हैं और ललन सिंह और संजय झा को अचानक रातों रात दिल्ली यहाँ पर बुला लिया गया? बिहार चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर न सिर्फ करारी जीत मिली है, बल्कि नीतीश कुमार का कद एक बार फिर से न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में बढ़ा है। लेकिन जैसे ही एनडीए की करारी जीत हुई, आपको बता दें कि बीजेपी अपने सीएम की कोशिश में लग गई है, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे और खुद सीएम नीतीश कुमार ने
इसके लिए स्टैंड लिया, क्योंकि पहले से जेडीयू का नीतीश खेमा इस बात के लिए पीएम साहब और उनके चाणक्य पर दबाव बना रहा था कि नीतीश को सीएम डिक्लेयर करें। लेकिन अमित शाह ने ना तो नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया, बल्कि जगह जगह ये बयान देना शुरू कर दिए कि सीएम पर फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। जैसे एनडीए को भारी बहुमत मिला, वो एक्शन में आ गए हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश ने जब दिल्ली की कुर्सी का हवाला दिया तो पीएम साहब और उनके चाणक्य सीएम फेस के लिए मान गए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हो रहा है। बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच ये तय हुआ था कि नीतीश कुमार 17 को राजभवन जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे और 18 नवंबर को उनको सीएम का कैंडिडेट विधायक दलों की बैठक में चुन लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह भारतीय राजनीति इतिहास का अपने आप में सबसे अनोखा मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो, उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करें लेकिन इस्तीफा ना दें। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक में यह परंपरा रही है कि चुनाव का नतीजा आने के बाद कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं, वो लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं। हालांकि बिहार में 17 नवंबर 2025 को यह परंपरा टूट गई। सीएम राज्यपाल से मिले तो, लेकिन इस्तीफे के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि 19 नवंबर से विधानसभा विघटित यानी भंग होगी और तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठे कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सूत्रों की माने तो नीतीश के इस फैसले के पीछे वो डर छिपा हुआ है जिसकी चर्चा चुनाव शुरू होने से पहले ही बिहार के सियासी गलियारों में हो रही थी। चुनाव से पहले ही राजनीतिक जानकार ये दावा कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई तो वो अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। फिर जब टिकट का बंटवारा हुआ और बीजेपी के साथ साथ जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया। फिर आया 14 नवंबर का दिन। बिहार चुनाव के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू ने 2020 चुनाव के मुकाबले भले ही बड़ी कामयाबी हासिल कर 85 सीटें जीती है, लेकिन 89 सीट जीतकर बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें साइड ना कर दे। इसीलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया है। राजभवन से निकलने के बाद बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू नेता विजय चौधरी का बयान भी सामने आया। विजय चौधरी ने कहा कि कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार कांग्रेस ने 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा, 3 दिन में मांगा जवाब, इस कारण कर दी कार्रवाई। जहां दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अब चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंगलवार को 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इनमें पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। बताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति ने कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनावी अवधि में इन व्यक्तियों द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव के अनुसार संबंधित सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वो 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अनुशासन समिति विवश होकर कठोर कार्रवाई करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर 6 वर्षों के लिए निष्कासन भी सम्मिलित है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 12 राज्यों के एसआईआर पर राहुल खड़गे की बैठक। कहा चुनाव आयोग साबित करे कि वो बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण के विषय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि निर्वाचन आयोग को यह साबित करना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की छाया में काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ये दावा भी किया कि बीजेपी एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने की कोशिश कर रही है और यदि आयोग इसकी उपेक्षा करता है तो उसकी भी संलिप्तता मानी जाएगी। खड़गे ने उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद जारी है। पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महायुति का बड़ा ऐलान, भाजपा शिवसेना राकांपा पर मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव, खत्म हुई अटकलें। जहां दोस्तों अटकलों पर विराम लगाते हुए महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा, शिवसेना और राकांपा राज्य में बृहन
मुंबई नगर निगम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य बीएमसी चुनावों में 2/3 वार्ड और 51% वोट हासिल करना है। भाजपा नेता ने कहा कि मुंबई नगर निगम चुनावों में महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा लक्ष्य मुंबई नगर निगम में सरकार बनाने के लिए 2/3 सीटें और 51% वोट हासिल करना है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से क्या था, फिर भी हमारे 25 जीते, राजद के जगदानंद का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे के बाद सोमवार को आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से मौजूद था, उसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक जीत गए तो ये भी सौभाग्य है। जगदानंद सिंह ने कहा कि क्या आपको उम्मीद थी कि राजद की ऐसी हालत होगी, लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए ये उपाय किया गया। ये देश का दुर्भाग्य है। देश जा कहाँ रहा है? लोकतंत्र क्या व्यापार है? बिजनेस में लोग धोखाधड़ी करते हैं, लोकतंत्र तो संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान के साथ भी जब धोखा होने लगेगा तो देश बचेगा क्या? राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से कैद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश का नाम फाइनल होते ही भड़के मोदी के मंत्री, मुंह पर दे मारा इस्तीफा, 74 सीटें ही जीती बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के चौंका देने वाले रिजल्ट को लेकर एक और 128 सीटों पर भयंकर घपला होने की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की ताजपोशी फाइनल मानी जा रही है। लेकिन अभी तक जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि एनडीए के सारे दल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, परंतु अभी तक बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि इस बीच मीटिंग और बैठकों का दौर चल रहा है और सीएम के ताजपोशी की फाइनल राउंड में है। लेकिन इस बीच मोदी के एक मिनिस्टर ने शपथ ग्रहण से पहले ऐसा बम फोड़ा है जिससे न सिर्फ हड़कंप मच गया है, बल्कि मोदी के मिनिस्टर रहे नेता ने अपना इस्तीफा भी पीएम साहब के खास सिपह सलाहकार के मुंह पर दे मारा है। बता दें कि इससे न सिर्फ हंगामा मचा हुआ है, बल्कि नीतीश कुमार की ताजपोशी से पहले उन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मोदी के किस मिनिस्टर ने मोर्चा खोल दिया है और क्यों इतना अपना इस्तीफा दे मारा है, ये हम आपको बता दें। दोस्तों, बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं और एनडीए को 202 सीट मिला है, ये जग जाहिर है। और जिस तरह से कांग्रेस और राजद के रिएक्शन आए हैं, उससे तो एक बात साफ है कि वो परिणाम को सिरे से खारिज कर रहे हैं। और अब केरला कांग्रेस की ओर से एक ऐसा डेटा आया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि केरला कांग्रेस ने एनडीए की 202 सीटों का जो एनालिसिस किया है, उसमें साफ तौर पर बताया है कि 128 सीटें वो हैं जो एसआईआर की वजह से बीजेपी जीती है। केरला कांग्रेस ने बकायदा इसका डायग्राम भी बनाया है और इस सीट पर कितने वोट से जीत हुई और कितने वोट की एसआईआर में डिलीट हुए हैं, इसको इंगित किया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई है, हड़कंप मच गया है और न सिर्फ चुनाव आयोग बुरी तरह से एक्सपोज होता दिख रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए के हाथ पांव भी फूलने लगे हैं, क्योंकि ये जो डाटा है वो कहीं ना कहीं बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि टीम राहुल पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ढूंढ रही है और ये उसमें सबसे बड़ी अहम कड़ी साबित हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये भयंकर तरीके से ज्ञानेश कुमार जी और उनके विभाग को जवाब उनसे मांगा जा सकता है। आपको बता दें कि खबरें तो यहाँ तक आई हैं कि नीतीश कुमार का नाम फाइनल है और चिराग पासवान और जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार से मिलने के बाद दावा किया था कि नीतीश ही सीएम होंगे। हालांकि शाम होते होते ये खबर आई थी कि जेडीयू ने तो नीतीश को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि सीएम का फैसला विधायक दलों की बैठक में ही होगा। बिहार की राजनीति में अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। सोमवार से कई बड़ी बैठकें होने की संभावना है, जिनके बाद राज्य में सरकार परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश ने सरकार बनाने का दावा टाला, बीजेपी जेडीयू में सिर्फ एक कुर्सी पर इतनी गर्मी की अटक गया पूरा खेल। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद माना जा रहा था कि नीतीश कुमार तुरंत दावा पेश कर देंगे, लेकिन सोमवार को वो सिर्फ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उन्होंने 19 नवंबर को विधानसभा भंग होने की जानकारी दी और एनडीए की जीत पर बधाई भी ली, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर नीतीश ने ऐसा क्यों किया। भाजपा और जेडीयू में विधानसभा स्पीकर को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। इस बार जेडीयू भी विधानसभा स्पीकर का पद चाहती है, जबकि बीजेपी इसे अपने खाते में रखना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर बीजेपी कोटे से हो सकता है। भाजपा की ओर से विजय सिन्हा का नाम स्पीकर पद के लिए आगे चल रहा है, वहीं जेडीयू की ओर से
विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम आगे चल रहा है, हालांकि श्रवण कुमार का नाम भी आगे चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी शाह पर बढ़ने लगा दबाव, नीतीश ने कुर्सी छोड़ने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के नाम पर लगेगी मुहर या भाजपा करने वाली है कोई बड़ा खेल। जब से बिहार के नतीजे आए हैं तभी से ये सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि जेडीयू समेत एनडीए के अन्य दलों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, मगर अभी तक मोदी शाह ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। इस बीच खबर आई है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ सचिवालय पहुंचकर कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट में विधानसभा भंग करने, कैबिनेट के इस्तीफे पर मुहर लगनी है, जिसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और इस दौरान नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री नजर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के बीच महिलाओं को 10-10 हजार, बिहार में हार के बाद एनडीए पर भड़के अशोक गहलोत। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से जयपुर लौटे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर गहलोत ने कहा कि चुनाव के बीच महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, ये बड़ा कारण रहा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में फूट की बात करते हैं, भाजपा में फूट के कारण ही अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाए। भाजपा और आरएसएस की क्या क्या बातें होती हैं, हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस में किसी तरह की फूट नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये बंगाल है, 50 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा, पीएम मोदी के दावे पर ममता के मंत्री का निशाना। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ब्रात्या बसु ने पीएम मोदी के दावे पर निशाना साधा है। बसु ने कहा कि 2021 में पीएम मोदी और गृह मंत्री यहां आए थे, तब उन्होंने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन भाजपा यहां तिहरे अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई थी। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने बंगाल विजय की बात कही थी। नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अब बंगाल का जंगलराज खत्म करने की बारी है। ममता के मंत्री ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा 100 के अंदर सिमट गई थी, उन्हें सिर्फ 77 सीटें ही मिलनी थी। इस बार चाहे वो एसआईआर कर ले या फिर कुछ और, यहाँ पर उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। ब्रात्या बसु ने कहा कि ये बंगाल है, यहाँ पर ममता बनर्जी का जबरदस्त प्रभाव है, भाजपा बंगाल में सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमट जाएगी। बता दें कि बिहार में राजग की जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने शुक्रवार को दावा किया कि पार्टी के पक्ष में लहर अब पड़ोसी राज्य तक पहुंचेगी, जहाँ लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल सरकार के टेलीमेडिसिन परामर्शों ने पार किया 7 करोड़ का आंकड़ा, ममता बनर्जी ने दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और इसकी स्वास्थ्य इंगित पहल के तहत परामर्शों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। बनर्जी ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं ने एक और उपलब्धि हासिल की है। दूर दराज के इलाकों को टेलीमेडिसिन के जरिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने वाली बंगाल सरकार की एक अनूठी पहल स्वास्थ्य इंगित ने 7 करोड़ परामर्शों का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री को ललकारा, देश भर के सैनिकों को कॉल करने का दिया आदेश। रायपुर में 7 दिसंबर को होने वाला है ये काम। जी हाँ दोस्तों, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर छत्तीसगढ़ पुलिस को खुली धमकी दी है। शेखावत ने अपनी पोस्ट में कहा कि यदि करनी सेना के किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई तो इसके अंजाम ऐतिहासिक होंगे। शेखावत ने अपने बयान में दोहराया कि करनी सेना 7 दिसंबर को रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करेगी, जिसे क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय पंचायत नाम दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं केंद्र सरकार पर आग बबूला हुए। कपिल सिब्बल का हमने कई शानदार साल बर्बाद कर दिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी संस्थाओं पर कब्जा करके सत्ता बनाए रखने की कोशिश के कारण भारत के कई शानदार साल बर्बाद हो गए हैं। लोकतंत्र पर कथित खतरे की चिंता जताते हुए उन्होंने संस्थाओं और देश की न्यायपालिका से खड़े होने और अपने बात रखने का आह्वान किया और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा कि हमने कई शानदार साल गंवा दिए हैं और जब भारत वास्तव में अपना सपनों की दिशा में आगे बढ़ सकता था। ये कार्यक्रम इसी बारे में है और मैं दिल से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। दोस्तों, आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो बिहार चुनाव पर राहुल गांधी का मास्टर प्लान तैयार, हाइड्रोजन से बड़ा धमाका होगा और सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर
बिहार चुनाव में चौंका देने वाले रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से कमर कस ली है। एक और जहां राहुल गांधी बिहार चुनाव पर हाइड्रोजन से बड़ा धमाका करने की तैयारी में लग गए हैं और उनकी टीम बिहार में एक्टिव हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन की हार के दो बड़े विलेन भी पकड़ लिए गए हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इस बार कांग्रेस और टीम राहुल न सिर्फ धमाका करेगी बल्कि वो सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट भी जाकर चुनाव को रद्द किए जाने की अपील भी करेगी। और जब तक सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है तब तक चुनाव में हिस्सा विपक्ष नहीं लेगा। जैसे ही ये खबर वायरल हुई है, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया है और ज्ञानेश कुमार जी के विभाग ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। राहुल गांधी बिहार चुनाव में हाइड्रोजन से बड़ा कौन सा धमाका करने की तैयारी में जुट चुके हैं और उनका मास्टर प्लान क्या है, यह हम आपको बता दें। दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट में जिस तरह का रिजल्ट आया है और बीजेपी जेडीयू का स्ट्राइक रेट 90% के आसपास रहा है,